वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। क्योंकि आज के इस लेक्चर में यानी कि इसके पार्ट फर्स्ट में आज हम कुछ फेजेस पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश हम अगले वीडियोस में करेंगे। तो आज की अगर हम बात करेंगे, प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था। हमने इस क्लास 8th में आपको बताया था एक दौर था जब हिस्ट्री को माना जाता था कि हिस्ट्री कहानी है लोगों की, है ना, ये डेट्स की, है ना, कब जंग हुआ, है ना, किसके कितने बच्चे हैं, कब मर गया, कब इसने रूल संभाया। लेकिन जब ये टाइम गुजरता गया, नए कंसेप्ट आने लगे। अब हम हिस्ट्री में क्या पढ़ने लगे कि ओल्ड जो लोग थे वो क्या खाते थे। अब ये कहानी तक ही महदूद नहीं है कि कौन कब जिसकी कब डेथ हुई, कब इसकी बर्थ हुई, कौन सी जंग उसने लड़ी, बल्कि नहीं, अब कहानी कुछ और हमें बता रही है। ये हिस्ट्री उस सब्जेक्ट का नाम है जिसमें हमें पता चलता है पुराने जमाने के लोगों के मुतालिक वो क्या खाते थे, वो कहाँ रहते थे, वो क्या काम करते थे, वो सारा कुछ जो हमने क्लास 6 से पढ़े हैं, फिर क्लास 7th में फिर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा। फिर जब क्लास 7th में हम आए, हमने पढ़ा था कि 1600 में ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए, फिर उन्होंने कैसे अपना रोल जो है यहाँ पे जमाया, कैसे ईस्ट इंडियन कंपनी एक ब्रिटिशर्स के नाम से अब जाने लगे। अब इसको कोई ईस्ट इंडियन कंपनी नहीं बल्कि यहाँ पे वाइस रॉय अब होने लगा। अब हमने यहाँ पे दो फेजेस में मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड किया, 1757 से लेकर 1857 तक और 1857 से लेकर 1947 तक। 1575 से ही क्यों नहीं 1600 से, जबकि ब्रिटिश यहाँ पे आए थे हुगली रिवर कलकत्ता के उस साइड से। क्योंकि अगर आपको याद होगा 1757 बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जबकि 1764 कुछ इसमें क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जब ईस्ट इंडियन कंपनी ने यहां से पहले सिराजुद्दौला के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जब सिराजुद्दौला हार गया था, ठीक है ना, तो यहां से जो गोल्ड सिल्वर ये लोग ब्रिटिशर से लाते थे, ब्रिटेन से लाते थे, अब वो कम होने लगा। और जब बैटल ऑफ बक्सर होता है 1757 में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अब ये जो ट्रिपल अलायंस बन जाता है, शाह आलम जिसमें होता है, ठीक है ना, और सलाजुद्दौला भी जिसमें होता है, मीर कासिम जिसमें होता है, ये तीनों ट्रिपल अलायंस बनाते हैं और फिर लड़ जाते हैं किनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। लेकिन ये वहां पे भी हार जाते हैं और यहाँ से रॉबर्ट क्लिवेट फर्स्ट गवर्नर जो यहाँ पे बन जाता है और इनको कंपनी को मूड जो है अब ये चेंज होता है। अब ये क्या करने चाहते हैं, यहाँ पे हुकूमत करना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे रिवोल्ट हो जाता है 1857 रिवोल्ट, जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, रिवोल्ट ऑफ 1857। हमने ये भी देखा था कि इन्होंने जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, इन्होंने पीजेंट्स के साथ क्या किया था, जमींदार्स के साथ हाई टैक्स लगाए थे, ठीक है ना, उन्होंने अवध को अपने अंडर कैप्चर खुद ही किया था। और इन्होंने फॉरेस्टर लॉ कुछ इस तरह से किए थे कि अब उनको अलाउ ही नहीं किया जा रहा था उन फॉरेस्टर्स में घूमने के लिए, तो दैट मीन्स कि यहां से ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे अब जब रिवोल्ट होता है 1857 और 15 क्या होता है, यहाँ पे जो एक पुलिस जवान को मारा गया, फिर ठीक है ना, तो 10th मार्च फिर औरंगजेब जो बहादुर शाह जफर यहाँ पे उनको लीड करता है, ठीक है ना, और इसकी जो वाइफ है इनको प्रिजन किया जाता है। और फिर उनके जब प्रिजन किया जाता है, फिर जो इसके सपोर्टर्स थे, ये रिवोल्ट 1857 जो था ये पूरे इंडिया में उठा था। वो हमने देखा था कौन सा मतलब ये लीडर उठा था। फिर हमने देखा था ऐसा ऐसा ये मूवमेंट डिक्लाइन होता जा रहा था। अब 1857 से 1947 के बीच में क्या होता है वो हम इस चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर हम क्लास 10th में उसी को थोड़ा सा वहां पे हम पढ़ेंगे, गांधी, अरविंद पैक्ट, बाकी चीजें। तो
1870 से लेकर 1947 तक क्या हुआ कि हमें यहाँ पे पढ़ना है, यानी कि दो हिस्सों में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड किया है। अब देखते हैं पहले 1857 यानी 1870 से लेकर 1947। अगर हम इसको अलग से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इसको हम तीन फेज में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम तीन फेज में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। फर्स्ट फेज जो फेज था वो था डिसैटिस्फिकेशन। डिसैटिस्फिकेशन ये हमारे टेक्स्ट बुक क्लास 8 में डायरेक्ट दिया हुआ है। 1870 से लेकर 1880 की अगर हम बात करेंगे, ये डिसैटिस्फिकेशन ये वो दौर था जब ईस्ट इंडियन कंपनी थोपी जा रही थी अपने लॉज, थोपी जा रही थी अपने जो उसके अपने रूल्स थे वो थोप रही थी इन इंडियंस पे। जब ब्रिटिशर्स, यानी कि अब ईस्ट इंडियन कंपनी तो रही ही नहीं थी, अब ब्रिटिशर्स, मतलब हमें वर्ड करना चाहिए क्या इस्तेमाल, ब्रिटिशर। अब जो ये लोग थे, अब जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, अब ये क्या कर रहे थे, इन लोगों को क्या कर रहे थे, अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहे थे। अब ये वो रूल्स फॉलो कर रहे थे जहां से ये मोमेंट जो था, ये जो आग था 1857 का जो आग था वो पूरी तरह से गुल हो जाए, वो बुझ जाए, है ठीक है ना। और फिर हम देखेंगे सेकंड फेज, और सेकंड फेज में क्या हो जाता है, यहाँ पे मॉडरेट्स एग्जिस्ट करने लगे, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एग्जिस्ट करने लगे। अब यहाँ पे जब ये सारे कुछ लोग देख रहे हैं, ये अर्विन पैक्ट बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, देखो ना ये अर्बन पैक्ट बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये आर्म्स एक्ट बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये अल्बर्ट बिल कंट्रावर्स अल्बर्ट बिल पास कर रहे हैं, और लोग साइलेंट होकर इन चीजों को देख रहे हैं, लेकिन दिल में वो डिसैटिस्फैक्शन एक जैसी मिल रही है उन लोगों को, अब वो बेचैनी जैसी लग रही है, ठीक है ना। और जब इस तरह का आग हो, ठीक है ना, फिर क्या कहते हैं, यहां से 1885 से लेकर 1815 की बात करें, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट्स अब वजूद में आए, यहाँ पे मॉडरेट्स अब वजूद में आए। और फिर थर्ड फेज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मोमेंटस आए, यहाँ पे गांधी जी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर आए। तो जब ये लोग, जब जवाहरलाल नेहरू जी आए और जब ये लोग आ गए यहाँ पे थर्ड फेज में आ गए, अब इन्होंने मोमेंट स्टार्ट किए। अब यहाँ पे 1915 में गांधी जी जहां से वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, जहां पे वहां पे ब्लैक्स और व्हाइट्स के दरमियान क्या लड़ाई चल रही थी, वहां से वो आ जाते हैं। और जब ये उस जगह से आ जाते हैं जहां उसको पता था क्या करना है, अब ये यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है ना। हम वो भी हम देखेंगे। फिर उन्होंने यहाँ पे 3 सत्याग्रह किए, फिर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, साल्ट लॉ, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ हम थर्ड फेज में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इन 2 फेजेस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फेज डिसैटिस्फैक्शन, हम देखेंगे इन लोगों को क्यों डिसैटिस्फैक्शन मिली इन इंडियन लोगों को। और फिर हम देखेंगे फेज सेकंड में 1885 से लेकर 1915 तक मॉडरेट्स और एक्टिविस्ट जो थे ये कैसे वजूद में आते हैं। तो पहले की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट फेज डिसैटिस्फैक्शन की, क्या हो जाता है, यहां पे कुछ फॉर्मेशन भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पूना सर्वानिक सभा, मद्रास महाजन सभा और बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, ठीक है ना, ये जो है, या इंडियन एसोसिएशन, ठीक है ना। तो ये जो 4 चीज, ये जो 4 हैं, इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, ये क्या हो जाते हैं, ये इनके फॉर्मेशन हो जाते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, बंबई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन और द इंडियन एसोसिएशन, इन चारों का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये 3 चीजें थोपते हैं इंडियन पे। पहला आर्म्स एक्ट, दूसरा वर्निकुलर प्रेस एक्ट, तीसरा अल्बर्ट बिल 1883। अब देखो क्या करते हैं, आर्म एक्ट और वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में यहाँ पे लागू हो जाता है। देखो आर्म्स एक्ट, एज पर द आर्म्स एक्ट, जो यहाँ का इंडियन है वो आर्म्स नहीं रख सकते, यानी वेपन्स वगैरह उसके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या माना जाएगा,
एंटी ब्रिटिशर माना जाएगा, यानी कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा वर्निकुलर प्रेस एक्ट जैसे बहुत सारी जगहों पे होते हैं, जैसे आप लोग जानते भी होंगे। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट आज के दौर में कुछ चीजें ऐसी प्रेजेंट है जहां पे कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं और इनको हाईलाइट ही नहीं किया जा रहा है, और लोगों को ये बताया जा रहा है ये चीजें हाईलाइट भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो ये भी होता है कि जो हमारे ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये लोग होते हैं जो यहाँ पे प्रेस में होते हैं ना, मतलब प्रेस वाले, वो भी कुछ चीज जो है ना पूरी तरीके से छुपा ही लेते हैं, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में। उसके द्वारा ये बताया गया था कि कोई भी चीज ब्रिटिशर्स के खिलाफ न लिखी जाए, उस प्रेस को बैन किया जाएगा, यानी कि उस अखबार को, उस न्यूज़पेपर को बैन किया जाएगा जो अगेंस्ट ब्रिटिश लिखेगा। और इसके अलावा अल्बर्ट पिल कंट्रावर्सी, उसको ये यहाँ पे ये बताया गया था यूरोपियन, और जो यूरोपियन होगा या ब्रिटिश होगा, उनकी जो भी कोई मसला होगा वो जो इंडिया का जो जज होगा वो सुन सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर उस पे एक लेवल पे रखा गया था इंडियंस को और यूरोपियंस को, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ था, 72 डेलीगेट्स मिल गए थे 10 नवंबर 1885 में। यहाँ पे हो जाता है बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आ जाते हैं। और इसमें जो बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बहुत सारे लीडर्स थे और कुछ ऐसे थे, ठीक है ना, दादाभाई नेहरू जी, ठीक है ना, फिरोज शाह मीठा व रमेश चंद्रा दत्त, एओ होमी, ये ब्रिटिशर्स का यानी कि यूरोपियन का ही था, और WC बनर्जी, ये मिल जाते हैं 1885 में। और यहां पे वजूद में आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहां पे सेकंड फेज स्टार्ट होता है इन्हीं मॉडरेट्स का, ठीक है ना। अब मॉडरेट्स क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो इंडिया, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक्चुअल में ये लोग चाहते थे कि इंडिया जो हो, जो इंडियन के लोग हो, वो हाई पोजीशन पे आ जाए गवर्नमेंट में, यानी कि इंडियंस वांट इंडियंस टू बी एट अ हायर पोजीशन इन द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, गवर्नमेंट कोर्ट्स होंगे, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, उसमें ये इंडियंस क्या हो, हायर पोजीशन पे हो, ठीक। इनके कुछ डिमांड्स थे, डिमांड्स पॉलिटिकल डिमांड्स भी थे और इकोनॉमिक डिमांड्स भी थे। और अगर हम पॉलिटिकल डिमांड्स की बात करें तो ये चाहते थे इंडिया हायर पोजीशन पे, इंडियन के लोग जो हैं उनको हायर सीट्स मिले, और इनका लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हो वो मोर पावरफुल हो और वो रिप्रेजेंटेटिव हो। इसके अलावा यहाँ पे जो सिविल सर्विस एग्जाम, जो IAS आज भी होता है, IRS IPS, वो कहाँ पे हो, वो इंडिया में हेल्ड हो। इससे पहले वो लंदन में लिया जाता था, और यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो। और इसके अलावा इंडियाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जहां पे इंडियंस को सबसे ज्यादा मौका मिले। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया जाए। रिपेल आर्म्स एक्ट, और जो ये आर्म्स एक्ट इन्होंने बनाया था इसको खत्म किया जाए। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, और हमें मौका मिलना चाहिए कोई भी गलत हरकत हो, यानी इस वर्निकुलर प्रेस एक्ट के भी ये इसके खिलाफ थे कि हमें मौका दिया जाए कि हम अपनी बात को आगे पहुंचा सके, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी जगहों पे आज भी आप प्रेजेंट में देखो, बहुत सारी जगहों पे लोग वो बात शेयर ही नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा कुछ, मतलब बात ही नहीं कर सकते हैं, इंसान उस तरीके से डर जाता है, पता नहीं मैं जो बात कहूँ वो सही होगा कि गलत होगा, कहीं वो गवर्नमेंट के खिलाफ हुई तो हमें यहाँ से लिया जाएगा, पुलिस स्टेशन में रखा दिया जाएगा। ये सारा कुछ उस टाइम के दौर में भी होता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाउ द इकोनॉमिक डिमांड्स क्या थे, पहले रिडक्शन रेवेन्यू डिमांड, यानी कि रेवेन्यू जो था ये ब्रिटिशर, मैंने इससे पहले भी आपको इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि ब्रिटिशर जो थे ये जहां पे जाते थे वो रेवेन्यू डिमांड्स ज्यादा से ज्यादा ये क्या रखते थे, और इस रेवेन्यू डिमांड्स को क्या करने, ये क्या
कहना चाहते थे कि रेवेन्यू जो है वो मतलब इनमें रिडक्शन हो, ठीक है ना। इसके अलावा मिलिट्री एक्सपेंडिचर कट, और ये क्या कर रहे थे, ये मिलिट्री वालों को, जो कि यूरोपियन ज्यादा होते थे, जो इससे पहले मैंने बताया था सिख, ठीक है ना, और उन्हीं को सबसे ज्यादा वो रखते थे अपने इस कंपनी में, तो ब्रिटिश और सोल्जर्स में, और इसके एक्सपेंडिचर जो थे वो इंक्रीज होते थे, और उनको कम करने के लिए बताया है इस मॉडरेट लोगों ने। इरिगेशन फंड जो है वो इंक्रीज किया जाए, और सॉल्ट टैक्स जो है वो डिक्रीज किया जाए, और जो ट्रीटमेंट सफरिंग ऑफ इंडियन लेबर्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स, जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है इंडियन लेबर्स के साथ, मतलब आउटसाइड, तो ऐसा ना हो, क्योंकि उनको बहुत सताया जा रहा था। और सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट रिवर्स, और जो फॉरेस्टर्स थे, जब जब मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेस्टर्स थे उनको डिसअलो किया गया था, अब वो मूवमेंट ही नहीं कर पाते, यानी कि उनको बैन लगा ली गई थी। अब फॉरेस्टर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उस ये सब चीजें जो हैं वो न की जाए। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने क्या कि अगर हमें ये चीजें करनी है तो लोगों को इस चीज की पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये लोग तो बोलेंगे हुआ क्या था ऐसा, और लीडर्स ने क्या किया, इन्होंने पब्लिक अवेयरनेस को आम किया, इन्होंने लोगों को बताया, ब्रिटिशर्स क्या बताया, इसमें न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स को लिखे गए, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में छाप दिया गया कि जो ये ब्रिटिश कर रहे हैं ये कैसे यहाँ पे रूल कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें वो हैं जो चीजें यहाँ पे गलत हो रही हैं। और इन्होंने स्पीचेस देने स्टार्ट किए, और इन्होंने लोगों को जागृत किया, लोगों को बताया कि ये चीज ये लोग गलत कर रहे हैं, और इनको ये लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनके डिमांड को मानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, यहाँ पे एक ऐसा नारा भी लग जाता है कि जो तिलक, यहाँ पे तिलक स्लोगन जो हम बोलते हैं कि ये यही बताता है कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, फ्रीडम मेरा जो है वो बर्थ राइट है, ठीक है ना। जब मैं पैदा हुआ था तब से ही मेरा राइट है, और मुझे ये राइट चाहिए, और आई हैव टू इट, आई हैव इट है, ठीक है ना, आई शैल हैव इट, मुझे ये चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए। बंगाल की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक ऐसी जुमात भी, अलग सी जुमात एक वजूद में आई थी, बंगाल बिपिन चंद्रल पाल, ठीक है ना। या महाराष्ट्र की बात करेंगे, बाल गंधार तलिक, या पंजाब की बात करेंगे, लाल राजपूत राय 1890 में ये अपोज हो गए इस कांग्रेस के। ये कांग्रेस जो मॉडरेट की बात कर रहे थे, ये जो बता रहे थे लोगों को कि ये लोग ऐसे कुछ गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा कुछ करना चाहिए, और ये क्या बोल रहे हैं, नहीं हमें इन स्कूलों को बैन करने चाहिए, हमें उनकी किताबों को बैन करने चाहिए, हमें उनकी मजदूरी को बैन करना चाहिए, हमें इनकी गुड्स को बैन करना चाहिए, हमें कोई भी कनेक्शन इन ब्रिटिशर्स से रखना ही नहीं चाहिए, कोई डिमांड उनके आगे रखनी ही नहीं चाहिए। क्रिटिसाइज मॉडरेट्स, ये क्रिटिसाइज कर रहे थे इन मॉडरेट्स को, जो ये बोल रहे हैं कि हम इनके सामने अपनी कुछ पेशेंट को कुछ डिमांड्स रखेंगे और वो फुलफिल करेंगे। बोल रहे नहीं, हमें पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर चाहिए, सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क, हमें मिलजुल के इनके सामने एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करनी चाहिए और सेल्फ रिलायंस करनी चाहिए। इनके हमें सबको मिलके एक ही होके इनके उन ब्रिटिशर्स का सामना करना चाहिए। पीपल फाइट फॉर separate, or they should fight for the oneness, they should fight for the sovereignty, they should fight for the right to freedom, they should fight for the right to speech, they should fight for the expression, they should फाइट फॉर दियर राइट्स, फॉर, ठीक है ना। इन सबों चीजों के लिए उन लोगों को फाइट करनी चाहिए। और तिलक ने एक स्लोगन भी बनाया, स्लोगन ऐसा बनाया, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, पीपल स्ट्रिंग नॉट ऑन गुड इंटेंशन गवर्नमेंट, हमें इंटेंशन की कोई जरूरत नहीं, हमें कोई ड्राफ्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, हमें ब्रिटिशर्स को कोई लिखने की, कोई प्रिंट लिखकर उनको भेजने की कोई जरूरत नहीं, हमें प्रिंट लेकर पब्लिक को अवेयरनेस करने की उस तरीके से जरूरत नहीं ताकि ये लोग हमारी बात सुन सके, बल्कि हमें मिलजुल कर उनके सामना करना
चाहिए। और पार्टीशन इन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, इसके रिएक्शन भी आएगा। ब्रिटिशर्स को पता चला अब बंगाल में ये सब होने जा रहा है। अब बंगाल के बिपिन चंद्र पाल ये उठ गया है। महाराष्ट्र में ऐसी आग भड़क रही है, पंजाब में ऐसी आग भड़क रही है। क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ अब साजिशें हो रही हैं। और 1905 से लेकर 1916 में उन्होंने कुछ ऐसा किया, क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। यहाँ पे उड़ीसा भी था, यहाँ पे महाराष्ट्र भी था, यानी कि यहाँ पे अब जो उड़ीसा इसके साथ थे उनको क्या किया गया, पार्टीशन किया गया। क्यों? 1905 कॉर्ल लॉर्ड कर्जन ने इन्होंने बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस के लिए, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंस थी ही नहीं, जबकि ईस्ट बंगाल को आसाम के साथ, ईस्ट विद बंगाल, यहाँ पे ईस्ट को किसके साथ, आसाम के साथ कनेक्ट किया गया। क्योंकि यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज नहीं, ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस नहीं, ऑन द बेस ऑफ कलर नहीं, ऑन द बेस ऑफ क्रीड नहीं, ऑन द बेस ऑफ यहाँ पे किसी के बेसिस पे नहीं, बल्कि यहाँ पे इसीलिए किया गया क्योंकि जो यहाँ से आग भड़क रही है, इस आग को खत्म किया जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, स्वदेश मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वंदे मोहतरम मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये मोमेंटम भी इंस्टीट्यूशंस में स्टार्ट हुआ, ये वंदे मोहतरम भी, स्वदेश मूवमेंट भी स्कूल्स में स्टार्ट हुआ। इनका भी एक ही स्लोगन था, ये कि हमें क्या करने चाहिए, इन ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशंस को, इन ब्रिटिशर्स के स्कूल्स के, इन ब्रिटिशर्स के बिल्डिंग्स को, इन ब्रिटिशर्स से क्या करना चाहिए, वाबस्ता ही नहीं रखना चाहिए। और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग यहाँ पे दक्कन से 1906 में वजूद में आ जाते हैं। और यहाँ पे कौन से लोग थे, मुस्लिम लैंड लॉर्ड्स और नवाब्स थे। और ये इस चीज की पार्टीशन के लिए और खुश थे क्योंकि उनको अलग से सीट्स मिल गए थे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर उस टाइप के आप मसाइल बना रहे थे, उस टाइप के दलारे फैला रहे थे, अब उस तरह के फसादें फैला रहे थे, चाहे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए और हम अपना काम करते रहे, हम अपना रूल हिंदुस्तान पे करते रहे सदियों तक। लेकिन जब गांधी जी यहाँ पे आ जाते हैं और मुस्लिम और हिंदू को एक झुंड में मिल जाते हैं, और फिर जब ये अपोजिशन में आ जाते हैं और फिर हिंदुस्तान जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ से तब भाग जाते हैं, ठीक है ना। और यही कांग्रेस स्पिरिट हुआ 1707 में, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट्स, बिकॉज ऑफ द मॉडरेट्स, क्योंकि इनका अलग अलग थोड़ा सा था। ये लोग बता रहे थे कि क्या करेंगे, हम तो इनको बताएंगे ये मसाइल हैं, ये करेंगे फुलफिल, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे। इनसे थोड़ा सा इनको सेपरेट हुआ था। फिर ये मतलब यूनाइट हुए 1815 दिसंबर 1815 में, और लखनऊ पैक्ट होता है 1816 में। और लखनऊ पैक्ट में क्या हो जाता है, जो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग जो है ये दोनों आपस में मिलके वर्क करेंगे, ठीक है ना, अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो इम्पैक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, इम्पैक्ट की हम बात करेंगे क्योंकि अब हम थर्ड फेज में आने वाले हैं लेक्चर सेकंड में। इम्पैक्ट ये हुआ था इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर। और जब मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ था क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे थे और मिलिट्री को ज्यादा से ज्यादा फूड की जरूरत थी, यहाँ पे टैक्स इंक्रीज हो रहा था। और जब टैक्स इंक्रीज हो रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे फूड भी शॉर्टेज हो रहे थे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने पड़ रहे थे फूड की। और जो है ना इंक्रीज इन आर्मी में ज्यादा से ज्यादा लोग उनको लेने पड़ रहे थे, है ना। क्यों लेने पड़ रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अब वहां पे सोल्जर्स डेड हो रहे थे, अब ये विलेजर्स से भी लोग उनको ला रहे थे। और इंडस्ट्रियल गुड जो यहाँ पे है वो इंक्रीज हो गए थे। अब जो इंपोर्ट आ रहे थे बाकी कंट्रियों से यहाँ पे वो डिक्रीज हो गए थे। और इसके अलावा जो पीपल्स हैं उनको बताया गया कि आप अब्रॉड जाओ फॉर पर्पज ऑफ वर्क। जब उनको बताया गया था ताकि आप मदद करो जख्मियों की, ठीक है ना, आप फौज में जाओ, सोल्जर में जाओ। और जब ये वहां से आए तो उनको पता चला कि ब्रिटिशर जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अपना जुल्म यहाँ पे इन इंडियन लोगों पे कर रहे हैं। तो ये अपोज हो गए इस कॉलोनियल रूल के, ब्रिटिश रूल के। और 1917 जो हम अगले क्लास 9th में पढ़ेंगे, रेशनल रूलेशन भी हुआ था। यहाँ पे उन्होंने भी देखा था पीजेंट्स क्या कर रहे थे, वर्कर्स क्या कर रहे थे। और यहाँ पे हो जाता है एक आग सी हो जाती है इंडियन के दिलों में। और ये तब इस
आपको एक डायरेक्शन मिल जाते हैं। जब यहाँ पर गांधी जी 1915 में आ जाते हैं और जब ये स्वराज, जब ये मूवमेंट यहाँ पे बना देते हैं और फिर यहाँ पे हमें मतलब इंडिया को क्या मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है। तो ये था आज का लेक्चर, जहाँ से हमने फर्स्ट फेज और डिसर्टिफिकेशन देखा, कौन कौन से एक्टर्स इन लोगों ने यहाँ पे बनाए थे और क्या रिएक्शन रही थी, ठीक है ना, क्या डिमांड्स रही थी इन मॉडरेट्स की। और फिर हमने देखा था सेकंड फेज में अब जो मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट थे, अब कैसे इन्होंने क्या किया था, यूनाइट और इंडियन नेशनल जो इंडियन कांग्रेस यहाँ पे वजूद में आती हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम देखेंगे कि यहाँ पे गांधी जी आता है और फिर हम मूवमेंट का मतलब देखेंगे क्या क्या इन्होंने यहाँ पे किया था। अब हम कहाँ तक पहुंचे, 1915 तक हम पहुंचे हैं। कहाँ से, 1857 में या 7 से, या 1870 से लेकर 1915 तक हम पहुंच गए हैं, 16 तक हम पहुंच गए हैं। इसके आगे क्या हो जाता है 1957 तक, वो हम अगले लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म।